Assalamu alaikum to all of you, my dear students. I am Walid Irshad, and today we are going to start chapter number 10, physics of class 10. आपकी बुक में इसको चैप्टर नंबर 10 से शो किया गया है क्योंकि आपकी बुक जो है वो 9 से कंटिन्यू है। तो 9 का आपका एंड हुआ था चैप्टर नंबर 9 पे, तो उस हिसाब से इसको चैप्टर नंबर 10 दिया गया है। वैसे ये क्लास मैट्रिक की फ़िज़िक्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 है और आज का आपका चैप्टर है जनरल वेव प्रॉपर्टीज़, वेव्स की आम खसूसियात। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले चैप्टर के नाम को देखते हैं, जनरल वेव प्रॉपर्टीज़। इसकी अगर हम ट्रांसलेशन करें तो वेव्स के मीनिंग जो होते हैं लहरें या मौजें। तो बच्चों ये वो मौजें नहीं है जो आप करते रहते हैं, ये फ़िज़िक्स से रिलेटेड आपने जो वेव्स आमतौर पे देखी होंगी, अभी आपको आगे चल के मज़ीद एक्सप्लेन भी करेंगे। तो ये फ़िज़िक्स से रिलेटेड है और इसमें आपने उनकी वेव्स को देखना है कि वेव्स कैसे होती हैं, बनती हैं, क्या उनकी खसूसियात होती हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करती हैं। तो इन मौजों को उन मौजों से रिलेट नहीं करना जो आप लोग करते हैं, वो अलग मौजें हैं जो आप लोग करते हैं, ये अलग मौजें हैं और ये वो मौजें जो आपकी उन मौजों को ख़त्म कर देंगी। तो बी सीरियस नाउ। ओके, लेट स्टार्ट। व्हाट इज़ वेव एंड देयर प्रॉपर्टीज़, उनकी खसूसियात। कौन सी खसूसियात? जनरल, जो आम खसूसियात हैं, आम खसूसियात। तो वे मौजों की या लहरों की आम खसूसियात। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको मैंने 3 हिस्सों में ब्रेक किया है। सबसे पहला इसमें आपके पास है डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, दूसरा आपके पास है एक फिनोमेना या एक मेथड जिसके ज़रिए आप एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट एनर्जी, और तीसरा इसका जो हिस्सा है वो क्या कहता है कि डू नॉट ट्रांसफ़र द मैटर, यानी मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता। तो डिस्टर्बेंस का लफ्ज़ बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा, तंग करना, छेड़छाड़ करना, जो आप लोग क्लासों में एक दूसरे के साथ करते रहते हैं। तो ये यहाँ भी इसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस किसके अंदर है? मीडियम। मीडियम क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, सिंधी मीडियम जो हमारे यहाँ आमतौर पर सिंध में पाया जाता है। लेकिन ये वो मीडियम जो है ज़बान के हिसाब से कि आप कौन सी ज़बान में स्टडी कर रहे हैं, लैंग्वेज। यहाँ पे जो मीडियम से मुराद है वो है वेव्स के हिसाब से, कि वेव्स कौन से मीडियम में मौजूद होती है। मीडियम्स के वैसे हम अगर इसकी ट्रांसलेशन देखें उर्दू डिक्शनरी में तो आपको इसके मीनिंग मिलेंगे दरमियान, लेकिन यहाँ पे इसकी मीनिंग दरमियान के नहीं है। यहाँ पे इसकी मीनिंग जो है वो एक सोर्स के तौर पर है, एक ज़रिया। जैसे लैंग्वेज की हमने बात की कि लैंग्वेज भी एक ज़रिया है अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाने का। कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, अगर अगले को इंग्लिश आती है तो वो आपकी बात समझेगा। अगर आप उर्दू में बात कर रहे हैं तो दूसरे को भी उर्दू आनी चाहिए। आपकी कोई भी इलाकाई या सूबाई ज़बान है, जो भी आप मादरी ज़बान है या कोई भी, वो दूसरा आपकी बात तभी समझ सकेगा जब उसको वो ज़बान आती हो। तो वो भी एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है। तो यहाँ पे भी वेव्स जो हैं वो मीडियम के थ्रू एक ज़रिए के, एक तरीके, किसी चीज़ की मदद से, अगर हम इसको आसान लफ्ज़ से बोलें तो उनको किसी चीज़ का सहारा चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। मिसाल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक कैसे पहुँच रही है, उसके लिए मैंने माइक यूज़ किया हुआ है। आपके पास स्पीकर है, माइक से आवाज़ स्पीकर में ट्रांसफ़र हो रही है, वो एक कम्युनिकेशन का सेटअप बना हुआ है जिसके ज़रिए आवाज़ ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द अर्थ स्पेस में चले जाएँ तो स्पेस में आपको पता है एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ पे जब कोई बात करते तो आवाज़ आगे नहीं जाती। तो इसका मतलब आवाज़ जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई ना कोई सोर्स चाहिए, ज़रिया चाहिए, मीडियम चाहिए। तो इसी तरह वेव्स को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। तो ये बनती कब है? जब आप किसी मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर आप पानी में पत्थर फेंकें तो आप देखेंगे पानी पे आपको हिलता हुआ नज़र आएगा, उसमें लहरें बनना शुरू हो जाएंगी। आप उसको हाथ से ऐसे पुश करेंगे तब भी आप देखेंगे पानी हिलना शुरू हो रहा है और उसमें आपको ऐसे लहरें बनती हुई नज़र आएंगी जैसे ये बनाई हुई हैं। समंदर, आप सी व्यू या क्लिफ्टन वगैरह जाते हैं या किसी और बीच पे जाते हैं तो आपको समंदर में पानी में लहरें बनती हुई नज़र आती हैं।
तो वो हवा की वजह से हवा उनको प्रेशराइज़ कर रही होती है, या उसकी कुछ और एक दो फिनोमेना और हैं जिसकी वजह से वेव्स बन रही होती हैं। तो जब तक आप किसी मीडियम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे वहाँ पर वेव्स जनरेट नहीं होंगी। तो वेव्स के जो बनने का प्रोडक्शन या जनरेशन जो है वो डिस्टर्बेंस की वजह से, कि आप किसी मीडियम को डिस्टर्ब करें। दूसरी चीज़ ये फेनोमेना है या मेथड है जो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है। तो बेसिकली वेव्स का जो मकसद है वो काम है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। वो एनर्जी को कैसे लेकर जाती हैं, जब भी आप आगे चल के एग्जांपल में मज़ीद इसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो ये एनर्जी को लेकर जाने के लिए बनाई जाती हैं कि ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। इसका फ़ायदा आपको क्या होगा? फ़ायदा ये है कि डू नॉट ट्रांसफ़र द मैटर। आप एनर्जी को तो ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन जो मैटर है, जिस चीज़ के अंदर, जिस मादे के अंदर आपने वो जिस मीडियम में वेव्स क्रिएट किए हैं या डिस्टर्बेंस क्रिएट की है जिससे वेव्स बनी हैं, वो मीडियम खुद कहीं नहीं जा, वो मीडियम अपनी जगह पे मौजूद है, वो मैटर को लेकर नहीं जा रहा, सिर्फ़ और सिर्फ क्या कर रहा है? एनर्जी को लेकर जा रहा है। आसान सी मिसाल वही पानी वाली अगर आप ले लें, क्या जब आप पत्थर फेंकते हैं पानी में या पानी को आप डिस्टर्ब करते हैं तो पानी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन वेव्स आपको आगे जाती हुई नज़र आ रही होती हैं। इसी तरह अगर हम एग्जांपल में आए तो वाटर वेव्स, उसके बाद है वेव्स इन स्प्रिंग। आप स्प्रिंग को देखें तो स्प्रिंग भी ये वेव्स बनी हुई हैं। जब आप स्प्रिंग को प्रेस करते हैं तो ये आपको आगे पीछे हिलता हुआ नज़र आता है। और इसी तरह वेव्स इन अ रोप, रस्सी को जब आप एक साइड से बांधें और आप इसको हिलाएं तो आप देखेंगे कि वो ऐसे ऊपर नीचे आपको होती हुई नज़र आएगी। तो अगर एक किनारे से किसी ने पकड़ा हुआ, आप दूसरे किनारे से उसको झटका मारें तो उसको, जिसने दूसरी साइड से पकड़ा होगा, उसको अपने हाथ पे एक फोर्स या एक प्रेशर महसूस होगा। तो इसका मतलब जो रस्सी आपके हाथ में वो तो आपने नहीं छोड़ी, आपने उसको एक झटका दिया, डिस्टर्बेंस क्रिएट की। उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या हुआ? दूसरे को आपकी एनर्जी फील हुई। तो रस्सी तो आगे नहीं गई, रस्सी तो अपनी जगह पे मौजूद है, एक हिस्सा आपके हाथ में, दूसरा दूसरे के हाथ में, लेकिन दूसरे को एनर्जी फील हो रही है कि आपने उसको डिस्टर्ब किया और वो एनर्जी उस तक पहुंच गई। तो ये वेव्स की कुछ एग्जांपल हैं, वाटर वेव्स हैं, स्प्रिंग है, रस्सी है। इसी तरह हम अगर आप चादर कोई झाड़ें तो आप देखेंगे वो भी ऊपर नीचे हिल रही होगी, उसमें भी आपको वेव्स बनती हुई नज़र आएंगी। इसी तरह जो हम बात कर रहे हैं साउंड, हमारी साउंड भी जो है वो वेव्स की शक्ल में ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह। इसके आगे आपका चैप्टर नंबर 11 जो है, या बुक का चैप्टर नंबर 2 जो है, वो पूरा साउंड के बारे में। अब वेव्स जो है बेसिकली हमारे पास मोशन के हिसाब से दो टाइप्स की होती हैं कि वो कैसे हरकत करती हैं। यहाँ पे आप देखें तो आपको इन दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। वाटर वेव्स और वेव्स इन अ रोप, रस्सी में बनने वाली वेव्स एक जैसी हैं, सिमिलर हैं, अप डाउन अप डाउन। जबकि स्प्रिंग की वेव्स को आप देखें तो ये सर्कुलर शेप में है। तो ये इनके मोशन पर डिपेंड करता है कि वेव्स मोशन किस तरीके से कर रही हैं। तो मोशन के हिसाब से वेव्स को दो हिस्सों में तोड़ा गया है, एक है ट्रांसफ़र वेव, दूसरी है आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसफ़र में और लॉन्गिट्यूडिनल में क्या फ़र्क है ये देखते हैं। तो ट्रांसफ़र वेव्स आपके पास जो हैं ये परपेंडिकुलर होती, मतलब परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री के एंगल पे ये मूव करती हैं। मिसाल के तौर पर ये बंदा अगर खड़ा हुआ है और ये उसके हाथ में रस्सी है, वो जब इस रस्सी को पुश करेगा तो रस्सी में इस तरीके से वेव्स बनेंगी। अब जो रस्सी थी उसकी डायरेक्शन ये थी, ये रस्सी की डायरेक्शन थी, लेकिन जो वेव्स बनी वो इस रस्सी के, अगर आप देखें तो अप एंड डाउन अप डाउन अप डाउन आपको बनती हुई नज़र आएंगी। तो ये इस तरीके की जो ये एंगल होता है 90 डिग्री, जिसको हम राइट एंगल भी कहते हैं। तो जो आपके पास ट्रांसफ़र वेव्स हैं वो आपको 90 डिग्री पर मूव करती हुई नज़र आएंगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट ही 90 डिग्री हो, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा अपवर्ड होगी। अगर आपकी जो वेव की मोस्ट डायरेक्शन है वो इस तरीके से 90 डिग्री एंगल पर हो, यानी वे आपका जो मोशन है या मीडियम है वो इस डायरेक्शन में जा रहा, तो वेव्स आपको अप एंड डाउन उसके अगेंस्ट 90 डिग्री पर जाती हुई नज़र आएंगी। तो इसलिए इनको अलग कैटेगराइज किया गया है इनकी मोशन की बुनियाद पर कि ये वो वेव जो 90 डिग्री के एंगल पर मूव करें उनको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। इसमें आपके पास वाटर वेव्स हैं वही जो हमने यहाँ बनाई हैं। अगर आप इसको भी देखें तो डायरेक्शन इसकी ये थी, लेकिन मूव किस तरीके से कर रही हैं, इस तरफ जाएंगी लेकिन अप एंड डाउन मूव करती हुई जाएंगी।
डायरेक्शन तो इसकी मोशन की इसी तरफ है, स्ट्रेट जा रही है, लेकिन अप एंड डाउन मूव करती हुई जा रही है, जिसकी वजह से 90 डिग्री का एंगल आपको बनता हुआ नज़र आएगा। दूसरी आपके पास है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो होती हैं पैरेलल होती हैं। पैरेलल का मतलब जिस डायरेक्शन में आपको मोशन है उसी डायरेक्शन में वेव्स भी जा रही हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम हो। तो इस या तो 0 डिग्री होगा या 180। अगर ये आपका मीडियम है और इसी डायरेक्शन में आपकी वेव्स भी जा रही हैं, तो आप एंगल किससे बनाएंगे? एंगल के लिए आपको कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए, इस तरीके से या इस तरीके से, जो कि आपके पास मौजूद नहीं है। तो ये 0 डिग्री होगा, और अगर आप यहाँ से बना लें तो ये आपके पास 180 डिग्री बनता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है वो 0 या 180 डिग्री, सिंपल हम इसको कहते हैं पैरेलल, यानी सेम डायरेक्शन में आपको जाती हुई नज़र आती हैं जिस डायरेक्शन में वेव का मोशन हो। यानी ये स्प्रिंग है, जब आप इसको प्रेस करेंगे या इस दीवार के साथ ऐसे अगर आपने इसको जोड़ा हो तो आप इसको प्रेस करेंगे तो ये दबकर दीवार की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि स्प्रिंग आपको ऐसे ऊपर नीचे जाता हुआ नज़र आए। यानी ये आपका स्प्रिंग है, जब आप इसको प्रेस करेंगे, दबाएंगे, या इसको आप स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे तब ये उसी डायरेक्शन में आपको नज़र आएगा। और अगर आप इसको कंप्रेस करेंगे तो ये जुड़कर भी उसी तरफ आपको नज़र आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये यूं जा रहा हो फिर यूं जाए फिर यूं जाए यूं जाए, ऐसा आपको नहीं नज़र आएगा जब तक कि आप खुद इसको ट्रांसफ़र वेव्स की शक्ल में इस तरीके से मोशन ना दें। जो इनकी अपनी मोशन है वो आपको हमेशा 0 डिग्री यानी पैरेलल आपको नज़र आएगी। ओके, तो आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास वेव्स की 2 और टाइप्स हैं जो कि उनके मीडियम्स पे डिपेंड करते हैं। यानी कौन से मीडियम्स हैं जिनकी वजह से वेव जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, या कौन सी वेव्स हैं जिनको मीडियम चाहिए या मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स की वेव्स होती हैं। एक होती है मैकेनिकल वेव्स, दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इससे पहले जो हमने बात की ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल की, वो उनके मोशन के हिसाब से थी कि वो किस डायरेक्शन में मोशन कर रही हैं। ये डिपेंड करती है उनके मीडियम के ऊपर कि कौन सी वेव्स हैं जिनको मीडियम चाहिए और कौन सी वेव्स ऐसी हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए पहले मैकेनिकल वेव्स को देखते हैं। आपने फिज़िक्स की ब्रांचेज में मैकेनिक्स पढ़ी होगी, तो मैकेनिक्स ऐसी वेव्स है, मैकेनिक्स वो ब्रांच थी जिसमें आप मोशन की स्टडी कर रहे थे। तो मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है। नंबर 1, दे नीड मीडियम। बग़ैर मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। मिसाल के तौर पर वाटर वेव्स हैं, जब तक आप पानी ही नहीं होगा तो आप वेव्स कैसे बनाएंगे उसके अंदर। इसी तरह हमारी साउंड आवाज़ है, आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। बग़ैर मीडियम की आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। यानी वैक्यूम में, स्पेस में आप अगर चले जाएं तो वहाँ पे आवाज़ एक जगह आप दूसरे की नहीं सुन सकते। अच्छा, ये बनती कैसे हैं? प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटरी मोशन, यानी वाइब्रेशन जो होती है, जो आमतौर पर आप वाइब्रेशन, मोबाइल की वाइब्रेशन आपने देखी होगी, जब मोबाइल वाइब्रेट करता है तो वो उसकी मोशन कोई स्पेसिफिक नहीं होती, वो रैंडम मोशन आगे पीछे किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। या वो जो मैजिक बॉल आती है उसको जब आप ज़ोर से हिट करते हैं तो पूरे रूम में या पूरी आप जिस जगह पे उसको फेंकेंगे वो कहीं भी जा सकती है, आपको पता ही नहीं होता, बहुत तेज़ी से आगे पीछे वो हरकत कर रही होती है। तो वाइब्रेटरी मोशन बेसिकली एक रैंडम मोशन है या जिग जैग मोशन है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ये वाइब्रेटरी मोशन की वजह से पैदा होती हैं। अच्छा, इनकी नेचर कैसी होती है? मोशन किस डायरेक्शन में करेंगी, ट्रांसफर्स होंगी या लॉन्गिट्यूडिनल। तो मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो दोनों होती हैं, ट्रांसफर्स भी हो सकती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकती हैं। यानी वो 90 डिग्री पर इस तरीके से वेव्स बनाकर भी जा सकती हैं या लॉन्गिट्यूडिनल इस तरीके से भी हो सकती हैं, दोनों तरीके से हो सकती हैं। यानी जो स्प्रिंग की वेव्स हैं वो भी मैकेनिकल वेव्स हैं। इसके बाद क्या वैक्यूम, जैसे अभी हमने स्पेस की बात की, स्पेस वैक्यूम है, वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो मैकेनिकल वेव वैक्यूम में आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, या वैक्यूम में ये नहीं बन सकती। उसके बाद है इनकी स्पीड, कितनी तेज़ी से जाएंगी। तो ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर कि मीडियम कैसा है। अब मीडियम जैसे हम बात कर रहे थे, हवा जो है हमारी, ये भी एक मीडियम है। ये जो बोर्ड है, ये सॉलिड चीज़ है, ये भी एक मीडियम का काम कर सकता है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जिनके ज़रिए आप किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हो, वो मीडियम का काम कर सकती हैं। एंड
मिसाल के तौर पर आप हैंड फ्री यूज़ करते हैं, तो हैंड फ्री आप लगाते हैं मोबाइल में या कंप्यूटर में या हेडफोन लगाते हैं, फिर आप उसको कानों में लगाते हैं, तो उसकी जो वायर है वो भी मीडियम का काम कर रही है, वो भी साउंड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही है। तो मुख्तलिफ़ मीडियम पे जो है वो उनकी स्पीड जो है वेव्स की मुख्तलिफ होगी। हर जगह पे हर सिचुएशन में एक जैसी स्पीड नहीं हो सकती। यहाँ पर आप बोलेंगे आपको आवाज़ की स्पीड जो है वो अलग नज़र आएगी, लेकिन अगर आप किसी हिली एरियाज, माउंटेन्स, पहाड़ों वगैरह में चले जाएं, वहाँ पर आप बोलें तो वहाँ पे आपको आवाज़ जो है और तरीके से उसकी स्पीड आपको नज़र आएगी। वहाँ पे आपको इको भी बनता हुआ नज़र आएगा, या एक खाली जगह हो, खाली घर या खाली कमरा हो, वहाँ पे आप बोलें वहाँ भी इको बनेगा। तो इको क्यों बनता है, स्पीड कितनी होती है, ये सब जो है आगे इंशाल्लाह आपके साउंड के चैप्टर में भी आपको ये सब चीज़ें मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आएंगी। इसकी एग्जांपल वही साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, या जैसे मैंने कहा स्प्रिंग की जो वेव्स हैं, ये सब मैकेनिकल वेव्स में आती हैं। तो ये ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है, ये वाइब्रेटरी मोशन से बनती हैं, ये ट्रांसफ़र भी हो सकती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकती हैं, वैक्यूम में नहीं मूव कर सकती, और ये इनकी जो स्पीड है वो डिपेंड करती है वेव्स के ऊपर और उसके मीडियम के ऊपर जिसमें वो मूव कर रही है। तो आगे चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरफ। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर आप गौर करें इस पर, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेट से बना है, या मैग्नेटिज़म, जो आप फिज़िक्स की ब्रांचेस में आप ये भी पढ़ के आए, और ये दोनों मिलाकर भी फिज़िक्स की एक ब्रांच बनती है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों की प्रॉपर्टीज़ को मिलाकर उससे आप कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। जो आपकी बिजली है जितनी भी, इसमें अगर आप किसी मोटर को आप लें, कोई मशीन है जिसकी मोटर है, तो आप उसमें देखेंगे कि सेंटर में एक कोयल होगी जिसके ऊपर वाइंडिंग होगी, साइड पे उसके गिर्द जो है वो मैग्नेट लगा हुआ होगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म एक पूरी अलग ब्रांच है जिसमें आप उसकी एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं। तो उसमें जो वेव्स बनेंगी, उसकी वजह से जो वेव्स बनेंगी, बेसिकली उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, या जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखती होंगी, ऐसी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहली बात, डू नॉट नीड मीडियम, ये बग़ैर मीडियम के भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। सबसे पहली इनकी जो प्रॉपर्टी हो ये। दूसरी, प्रोड्यूस बाय चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये बनती ही इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज़म की वजह से। मैग्नेट या इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, तभी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर सकते हैं। तो जब आप इनको चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी करंट को कम ज़्यादा करेंगे, या जो मैग्नेट है उसको करीब या दूर करेंगे, तो जब आपको पता है कोई चीज़ करीब होती है उसकी फ़ोर्स ज़्यादा होती है, दूर होती है तो उसकी फ़ोर्स कम हो जाती है। तो जब जैसे जैसे आप उसको करीब या दूर करते जाएंगे या करंट को ऑन ऑफ करते जाएंगे, तो फिर उसकी जो असर है या जो उसका मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता रहेगा। तो उस मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो जनरेट होंगी। इसका भी आगे आपके पास इंशाल्लाह एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें आप कंप्लीट स्टडी करेंगे इनकी कि किस तरीके से फील्ड चेंज होती है, फील्ड होती क्या है, उसके चेंज होने से क्या असर होता है। करंट के बारे में ये आपकी बुक में काफ़ी डिटेल में चैप्टर है। अच्छा, ये सिर्फ ट्रांसफ़र है, ये लॉन्गिट्यूडिनल नहीं हो सकती, यानी ये आपको सिर्फ 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर मोशन करती हुई नज़र आएंगी। लॉन्गिट्यूडिनल शेप में ये आपको नज़र नहीं आएंगी। सिर्फ ट्रांसफ़र वेव्स होती हैं ये मोशन के हिसाब से। अच्छा, ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, मैकेनिकल वेव्स वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम से ट्रेवल कर सकती हैं। इसकी आसान सी मिसाल आपकी लाइट है, सूरज की रोशनी, जो सूरज से ज़मीन तक रोशनी आ रही है, जबकि बीच में आप अगर देखें स्पेस है, खला है, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, उसके बावजूद लाइट जो है स्टार से, चाँद से, सूरज से आप तक पहुँच रही है। तो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इनको वैक्यूम में से भी ये ट्रेवल कर सकती हैं, बग़ैर मीडियम के भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। और इनकी जो स्पीड है वो होती है 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर तक ये ट्रेवल कर सकती हैं। और इनकी जो स्पीड है वो अगर किसी मीडियम में आप इनको ले जाएं, किसी मीडियम में मूव करवाएं, तो ये मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। यानी शीशा हो तो शीशे से जब ये मूव करेंगी, शीशे में से आर पार होंगी, यानी अगर आप
एक शीशा वो होता है जिसमें हम मिरर, जिसमें हम अपना आप को देखते हैं, वो एक साइड से पॉलिश होता है, वो नहीं। जो प्लेन हो, जो पॉलिश ना हो, एक साइड से ट्रांसपेरेंट हो, जिससे आप आर पार देख सकते हैं, उसमें जब आप लाइट लगाएंगे तो जब वहाँ से लाइट गुजरेगी वो शीशे के सोती हुई आपको दूसरी साइड जाती हुई नज़र आएगी। तो जब लाइट एयर से शीशे में, मिरर में दाखिल होगी और दूसरी साइड से निकलेगी तो इसकी स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? आसान सी मिसाल है, आप रोड पे जो है ड्राइविंग कर रहे हैं, खाली रोड होगा, आप तेज़ी से जाएंगे, आपको कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन अगर उसी रोड पे बीच में जंप आ गया या खड्डे आ गए या और गाड़ियाँ आ गई तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी चलने में, आपको रास्ता देखना पड़ेगा, आगे भी कोई गाड़ी आ सकती है, आपको रुकावट पैदा होगी। तो इसी तरह जब लाइट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, आपने उसके बीच में कोई चीज़ रख दी, कोई रुकावट रख दी, तो उसकी स्पीड पर असर पड़ेगा। इसी तरह हमारी आवाज़ है, अब मैं बात कर रहा हूँ तो रूम के अंदर, क्लास के अंदर जो है उन सबको मेरी आवाज़ आ रही है, लेकिन साथ वाली क्लास में कौन है वो आप उनको नहीं पता होगा इस क्लास में क्या बात हो रही है, क्योंकि रूम पूरा बंद है, आवाज़ जो है वो दीवार से आर पार नहीं हो सक रही, उसको रुकावट पैदा हो रही है। तो रुकावट की वजह से क्या होता है, स्पीड पे असर पड़ता है। और इनकी एग्जांपल जो है वो आपके पास हमारा पूरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वो तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म से वो आती हैं। इसमें आपने जो बहुत कॉमन सुना होगा, एक्सरे सुना होगा, अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव का नाम आपने सुना होगा, तो माइक्रोवेव्स या माइक्रोवेव ओवन जिसे आपके यूज़ करते होंगे वो हो गया। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड है, हमारी लाइट जो है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का उसके ताल्लुक़ है। तो बहुत सारी इसमें आपके पास वेव्स आती हैं। इसके अलावा गेमा रेज़ हैं, तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।